हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमर सिंह, प्राध्यापक अर्थशास्त्र। ये एक मैंने छोटा सा प्रयास किया है सामाजिक विज्ञान के विषय को आसान बनाने के लिए। इसमें आपको सभी क्वेश्चन नहीं करवाए जाएंगे, सिर्फ हरियाणा बोर्ड में 2017, 18, 19 और 20 के जो प्रश्न हैं वो आपको यहाँ पे करवाए जाएंगे। पहले आपको सारे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी और उसके बाद आपको इसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ वो करवाए जाएंगे। तो होपफुली ये आपके लिए फायदेमंद होगा। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट अध्याय है वो है सत्ता की साझेदारी। आपकी पाठ्य पुस्तक में यह 5 हेडिंग्स में डिवाइडेड है। बेल्जियम और श्रीलंका पहला, दूसरा श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद, तीसरा बेल्जियम की समझदारी, चौथा सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी और पांचवा सत्ता की साझेदारी के रूप। तो इन्हीं 5 हेडिंग्स को आप सीक्वेंस में करवाकर और उनके क्वेश्चन आपको पीडीएफ के माध्यम से करवाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम इस अध्याय के जो 2 हेडिंग्स आपकी पाठ्य पुस्तक के हिसाब से बचे हुए हैं, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और सत्ता की साझेदारी के रूप, और उससे संबंधित जो प्रश्न हैं और पीडीएफ वो आपको करवाऊंगा। तो हमारा जैसे कि अध्याय का नाम क्या है, सत्ता की साझेदारी। कि अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो क्या होगा, लोगों के बीच में टकराव होगा। तो अगर जो विभिन्न लोग हैं उनको सत्ता में हिस्सेदारी दी जाए, ठीक है, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उससे बचा जा सकता है। तो इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। और उसको समझाने के लिए, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में किया था इस अध्याय के, कि श्रीलंका और बेल्जियम का उदाहरण दिया गया है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में यहाँ पर जो हमारा चौथा हेडिंग है कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी है, इसके लिए 2 प्रकार के तर्क दिए जाते हैं, एक युक्तिपरक कारण और एक नैतिक कारण। युक्तिपरक कारण क्या होते हैं, जो लाभ और हानि को की तुलना करके जो कारण दिए जाते हैं उसको हम कहते हैं युक्तिपरक। तो इसमें लाभ और हानि की तुलना करके क्या कारण दिए जाते हैं कि एक तो टकराव नहीं होगा, ठीक है, एक लोगों के बीच में अपनेपन का भाव होगा। अगर सत्ता की साझेदारी होगी तो लोग आपस में क्यों टकराएंगे। मान लो जैसे हम बेल्जियम का उदाहरण दें कि वहां पर अगर फ्रेंच और डच वालों के बीच में सत्ता की साझेदारी कर दी गई है, तो अब फ्रेंच और जो डच बोलने वाले हैं वो आपस में क्यों टकराएंगे, या क्यों वो एक दूसरे से ईर्ष्या की भावना रखेंगे। उनमें अपनेपन की भावना होगी, क्योंकि उनको लगेगा कि ये जो सरकार है ये हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार है और हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो इस सरकार को हमारे जो लाभ के लिए या हमारे कल्याण के लिए इसको चला रहे हैं। लेकिन अगर इस प्रकार की साझेदारी नहीं होगी, जैसे कि श्रीलंका में सिंहली और जो तमिलों के बीच में जो टकराव पैदा हुआ और एक अलगाववाद की भावना वहां पर पैदा हुई और एक अलग राष्ट्र बनाने की जो मांग वहां पर उठी श्रीलंका में, वो क्यों उठी, क्योंकि वहां पर सत्ता की साझेदारी नहीं थी। तमिलों को सत्ता से बाहर रखने की कोशिश की गई और जो सत्ता के जो लाभ थे उन तक नहीं पहुंचाए गए, ठीक है। इसी प्रकार अलगाववाद क्या होता है, जब कुछ समुदाय दूसरे समुदाय से अलग होने की कोशिश करें, ठीक है ना। ऐसी विचारधारा जो अलग होने की पैरवी करती है उसको कहते हैं अलगाववाद। जैसे कि श्रीलंका में जो तमिल थे वो अपना एक अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे, ठीक है। तो इस प्रकार हिंसा भी ऐसे राष्ट्रों में नहीं होती जहां पर सत्ता की साझेदारी है। तो ये युक्तिपरक कारण हैं जो लाभ हानि की तुलना करके दिए जा रहे हैं कि भाई इसमें ज्यादा लाभ है अगर हम सत्ता की साझेदारी करेंगे, ठीक है, और हानि कम है। दूसरा है नैतिक कारण। नैतिक कारण क्या होते हैं कि किसी के अंतर्भूत, यानी कि उसका जो महत्व है वो सिर्फ लाभ और हानि के कारण नहीं है, वो चीज ठीक है इसीलिए उसको हमें मानना चाहिए। जैसे सच बोलना सही है, उसके लाभ और हानि की हम तुलना नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सच बोलना ठीक है, यानी कि उसका जो अंदर का गुण है वही इतना ज्यादा है कि उसके हमें लाभ हानि करने की आवश्यकता नहीं है, उसको हमें मानना ही चाहिए। तो ऐसे ही नैतिक कारण, यानी कि उसका अंदर का अंतर्भूत महत्व इतना ज्यादा है कि उसको हमें जरूर फॉलो करना चाहिए, लागू करना चाहिए।
तो नैतिक कारण क्या है कि मान लेते हैं कि एक सरकार जो अलग अलग जो समुदाय है उनसे मिलकर नहीं बनी और उसके कारण समुदाय में टकराव हो जाता है। उस टकराव के कारण सरकार गिर जाती है। सरकार गिरने के कारण दोबारा से चुनाव करवाने पड़ते हैं। तो जब दोबारा से चुनाव करवाने पड़ेंगे तो जनता के ऊपर बिना बात का बोझ पड़ेगा। उस बोझ से बचने के लिए क्या है, सत्ता की साझेदारी जरूरी है। ठीक है, जो भी राजनीतिक दल हैं उनको इस चीज की नैतिकता होनी चाहिए कि वो लोगों के ऊपर बिना बात का चुनावी व्यय ना डालें, क्योंकि उससे क्या होता है, जो लोगों के लिए जो पैसा प्रयोग किया जाना है वो सिर्फ किस में प्रयोग किया जाता है, चुनाव में, रैली करने में, ठीक है, अपना प्रचार करने में। तो ये है नैतिक कार्य। उसके बाद जो इस चैप्टर का लास्ट हेडिंग है, सत्ता की साझेदारी के रूप। अब सत्ता में जो साझेदारी है, हिस्सेदारी है, वो किस किस प्रकार से सुनिश्चित की जा सकती है। तो पहला है विभिन्न अंगों में साझेदारी। अब 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों अंगों में हिस्सेदारी जरूरी है। अगर किसी एक अंग को, सरकार के किसी एक अंग को ज्यादा शक्तियां दे दी जाएं तो वो जो सरकार है वो सही नहीं चल पाएगी। एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस बहुत जरूरी हैं। जो एक कार्यपालिका है वो विधायिका के ऊपर नजर रखेगी, जो विधायिका है वो न्यायपालिका के ऊपर, जो न्यायपालिका है वो इन दोनों के ऊपर। तो इस प्रकार से अगर कोई सा भी अंग गड़बड़ करता है तो जो दूसरा अंग है वो उसके ऊपर नजर रखता है, वो उसको सही कर सकता है। दूसरा, विभिन्न स्तरों में साझेदारी। अब विभिन्न स्तर क्या है, केंद्र और राज्य। तो अब अगर केंद्र अपने पास सारी शक्तियां रखने की कोशिश करेगा तो राज्य क्या है, राज्य उस बात को उठाएंगे और केंद्र से ये मांग करेंगे कि भाई आप तो हमें इस देश को चलाने में अपना भागीदार ही नहीं मानते, तो हम आपकी कैसे मदद करें। तो एक दूसरे की, केंद्र और राज्य एक दूसरे की मदद करके ही जो प्रशासन है, जो शासन है, उसको चलाते हैं। तो इन दोनों में स्तरों में भी साझेदारी होनी जरूरी है। केंद्र को, राज्य को, ठीक है, शक्तियां देना बहुत जरूरी है और राज्य को केंद्र की बातें मानना जरूरी है। तो अगर ये दोनों मिलजुल कर काम करेंगे तभी देश सही चल सकता है, प्रगति कर सकता है। तीसरा, विभिन्न सामाजिक समूहों में। अब जैसे जर्मनी में एक सामुदायिक सरकार बनाई गई थी, सामुदायिक सरकार। तो इस सामुदायिक सरकार में क्या था कि जो जर्मन थे, जो फ्रेंच थे और जो डच थे, उनकी अलग अलग सरकारें बनी और उनको क्या वो दिए गए, सामुदायिक सरकार के जो शैक्षिक और भाषीय और सांस्कृतिक विषयों से संबंधित जब तक इन सामुदायिक सरकारों से सहमति नहीं ली जाएगी उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जैसे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद पर एक ही जो वो था, समाज का हिस्सा था, एक समुदाय था, ठीक है ना, कौन सा, सिंहली, ठीक है, वो अपनी मर्जी से ही सारे फैसले ले रहे थे। लेकिन बेल्जियम में क्या था, सामुदायिक सरकार बनाई गई और जो शिक्षा, संस्कृति और भाषा से संबंधित जो मुद्दे थे वो उन सामुदायिक सरकारों को उनका वो अधिकार दिया गया। चौथा तरीका हो सकता है दबाव समूह। अब ये दबाव समूह क्या होते हैं, ये जो एक प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोगों के द्वारा जो समूह बनाए जाते हैं वो सरकार पर अपनी बातें मनवाने के लिए दबाव डालते हैं, उसके सामने अपनी बातें रखते हैं। जैसे कि किसान कहते हैं ना कि हमारी फसल का अधिक मूल्य दिया जाए, व्यापारी क्या कहते हैं कि टैक्स कम किया जाए, ठीक है। इसी प्रकार से जो जैसे कि शिक्षा क्षेत्र में भी जो टीचर्स की एसोसिएशन है वो अपनी बातें रखती है, भाई शिक्षा नीति में ये परिवर्तन किया जाए। तो इस प्रकार मजदूर भी अपनी बात रखते हैं कि मजदूरी को बढ़ाया जाए। तो विभिन्न जो समूह हैं, ठीक है, व्यापारिक समूह, व्यवसायिक समूह, सामाजिक समूह, वे अपनी बात रखते हैं सरकार के सामने और सरकार की नीतियों में बदलाव
करवाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से इन 4 तरीकों से सत्ता में साझेदारी हो सकती है। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अगले वाले जो उसमें पार्ट में आपको इसके जो अति लघुत्तरात्मक या बहुविकल्पीय प्रश्न है वो करवाए जाएंगे। ठीक है, इससे संबंधित जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगी, और इस वीडियो के अंत में पीडीएफ से ही आपको जो इसके प्रश्न आ चुके हैं वो समझाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, सत्ता में हिस्सेदारी के लाभ या सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कैसे ठीक है, व्याख्या करें। तो ये जो आपका प्रश्न है ये 3 या 4 नंबर में, 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, बड़ा प्रश्न इससे नहीं बनेगा। बड़ा प्रश्न थोड़ा सा उसमें और कंटेंट ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लाभ क्या क्या है? पहला, इससे विभिन्न सामुदायिक समुदायों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। जैसे बेल्जियम में, किसमें? बेल्जियम देश था जो, उसमें फ्रेंच और डच थे और उनके बीच में जो टकराव 1950 में शुरू हुआ, लेकिन वहाँ की जो सरकार थी, बेल्जियम की सरकार, वो बहुत समझदार थी। उन्होंने एक ऐसा ढांचा अपनाया जिसमें सभी समुदायों को साझेदारी दे दी गई, हिस्सेदारी दे दी गई, जिससे उनके बीच में टकराव समाप्त हो गया। दूसरा, इससे देश में राजनीतिक स्थिरता पैदा होती है। जब उनके बीच में कोई टकराव नहीं होगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई खींचातान नहीं होगी, तो देश की जो राजनीति है वो सुचारू रूप से चलेगी और वो देश प्रगति करेगा, विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। तीसरा, इससे देश में हिंसा और अलगाववाद पर रोक लगती है। जैसे श्रीलंका, वहाँ पर श्रीलंका में सिंहलियों ने जो 74% हैं उन्होंने 18% तमिलों को दबाने की कोशिश की। तो तमिलों को लगा कि उनकी भाषा की, तमिल की, और उनकी अनदेखी की जा रही है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की और उस स्वतंत्र राष्ट्र को पाने के लिए हिंसा का सहारा लिया, और वहाँ पर 1980 के दशक से ही आतंकवाद ने जन्म लिया। तो इसलिए ये स्थिति उत्पन्न हो सकती है और सत्ता में साझेदारी इसको रोकती है। चौथा, यह एक सच्चे लोकतंत्र की आत्मा है। जैसे हमारा शरीर जिंदा है जब तक उसमें आत्मा है, अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर हमारा मृत हो जाता है, हम मृत हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर लोकतंत्र में से सत्ता की साझेदारी हटा दी जाए तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। तो इसलिए यह बहुत ज़रूरी है किसी भी लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए। दूसरा प्रश्न हमारा है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण दें। अथवा आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के उदाहरण दीजिए। अथवा आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, व्याख्या कीजिए। तो अब हमें ये बताना है कि सत्ता की साझेदारी तो हमें समझ में आ गया कि इसके क्या लाभ हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। लेकिन अब हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि सत्ता की साझेदारी हो कैसे कैसे सकती है, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे कि सत्ता में साझेदारी सुनिश्चित की जा सकती है। तो ये तरीके कौन कौन से हैं ये हम देखेंगे अभी। पहला, शासन के विभिन्न अंगों में साझेदारी। किसी भी शासन के, किसी भी सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका ये देखती है कि उन कानूनों को लागू करने में कोई त्रुटि तो नहीं हुई, उन कानूनों को बनाने में भी कोई त्रुटि नहीं हुई, या किसी नागरिक के अधिकारों का हनन तो नहीं हुआ। तो अब ये तीनों अगर ठीक तरीके से बैलेंस में काम कर रहे हैं तो पूरा शासन ठीक काम करेगा। अगर ये अंग एक दूसरे को दबाने की कोशिश करते हैं तो वो जो देश का शासन होगा उसका जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, उसका संतुलन बिगड़ जाएगा और वो देश विकास की जो गति है या रास्ता है उससे भटक जाएगा, यानी कि उसमें विकास की गति कम हो जाएगी। तो इनमें तीनों में बंटवारा होना जरूरी है। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं ताकि तीनों ठीक तरीके से काम करते रहें। उदाहरण इसका क्या है? भारत। तो भारत में जो विधायिका है वो कानून बनाती है, कार्यपालिका फिर उसको लागू करती है
और न्यायपालिका नज़र रखती है कि कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई। ऐसे ही विधायिका न्यायपालिका के ऊपर ये कानून बनाती है, न्यायपालिका से भी संबंधित, के न्यायपालिका में भी तो कोई गड़बड़ नहीं हो रही। तो तीनों जो अंग हैं वो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं और संतुलन को बनाए रखते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा है सरकार के स्तरों पर साझेदारी। अब जो संघीय व्यवस्थाएं होती हैं, संघीय व्यवस्था में एक से ज़्यादा स्तरों पर सरकारें होती हैं, जैसे केंद्र और राज्य। तो अब इन दोनों में, केंद्र और राज्य सरकारों में अगर सत्ता की साझेदारी है, ठीक है, तो उस देश का शासन ठीक चलेगा, वहाँ पर कोई टकराव नहीं होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, जो राज्य हैं, जो निचली इकाइयाँ हैं, वो केंद्र को बार बार इस चीज़ के लिए बोलती रहेंगी या उसके सामने अपनी मांग रखती रहेंगी कि हमें और शक्तियाँ दी जाएं, हमारी जो वित्तीय स्वतंत्रता है उसको सुनिश्चित किया जाए। तो वो केंद्र सरकार से लड़ती झगड़ती रहेंगी। लेकिन अगर उनको पूर्ण रूप से शक्तियाँ दी गई हैं स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए, तो वो मिलजुल कर देश की प्रगति के लिए काम करेंगी। तो उदाहरण क्या है, बेल्जियम में केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश की क्षेत्रीय सरकारों को सौंप दी गई, तो जिससे कि वहाँ पर लोगों के समीप तक शक्तियाँ पहुँची और उन लोगों को ये लगा कि हमारी भी इस सत्ता में कोई हिस्सेदारी है, हमारी भी इसमें कोई सुनवाई है। तीसरा, विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और भाषाई समूहों के बीच साझेदारी। अब अलग अलग समूह हैं, उनको भी तो लगना चाहिए कि उनकी सरकार में हिस्सेदारी है। अगर उनको नहीं लगेगा तो उनको लगेगा क्या, सूनापन। उनको लगेगा कि हमारी इसमें कोई भी पूछ नहीं है, सारा मामला ही पूछ का है। ठीक है, घर में भी अगर पूछ नहीं होती ना, तब भी आदमी को लगता है कि भाई ये मेरे साथ तो गलत हो रहा है। तो सबकी पूछ होना जरूरी है, सबकी यानी कि साझेदारी होना जरूरी है। तो इस आधार पर बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में फ्रेंच भाषा और डच भाषी लोगों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। तो और बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार थी, जो 3 समुदाय थे ना, डच, फ्रेंच और जर्मन, इन तीनों समुदायों की ये अपनी अपनी सरकार थी, जिनको भाषा, सांस्कृतिक और शिक्षा से संबंधित अधिकार दिए गए थे कि इनकी उसकी बिना रजामंदी के कोई भी कानून पास नहीं। उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट है दबाव समूहों के बीच साझेदारी। अब दबाव समूह होते क्या हैं? ये विभिन्न व्यवसायियों के, ठीक है, या विभिन्न समुदायों के समूह होते हैं। विभिन्न व्यवसायों के या विभिन्न समुदायों के समूह होते हैं जो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए। जैसे व्यवसाय क्या हो सकते हैं, कृषि, तो किसान अपना एक किसान संगठन बना लें, मजदूर अपना एक मजदूर संघ बना लें, व्यापारी अपना एक व्यापारी संघ बना लें। ऐसे ही जो समुदाय हैं, जैसे कि मान लो हिंदू अपना एक धर्म बना लें, वो संगठन बना लें, मुस्लिम एक अपना संगठन बना लें। ऐसे ही जातियाँ, ठीक है ना, जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं वो अपना एक संगठन बना लें, जो मान लो SC BC हैं वो अपना एक अलग संगठन बना लें। तो ये संगठन अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं, उसके सामने अपनी बातें रखते हैं और सरकार उनकी बातें सुनती भी है, और जो उनकी जायज़ बातें होती हैं उनको सरकार लागू भी करती है। तो इस तरीके से भी लोगों की जो साझेदारी है वो सत्ता में सुनिश्चित की जाती है। तो लोकतंत्र में विभिन्न दबाव समूह जैसे व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी के द्वारा सत्ता में साझेदारी उनकी सुनिश्चित की जाती है। इसका उदाहरण क्या है, भारत। अब अगला क्वेश्चन हमारा है, ये भी 6 मार्कर ही है हमारा, बड़ा दीर्घ उत्तरात्मक, कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। अथवा सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए कैसे ठीक है। अथवा भारत के संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का उदाहरण देते हुए इसके युक्तिपरक और नैतिक कारण बताइए। तो ये तीनों जो क्वेश्चन है ये मैंने एड्रेस करने की कोशिश की है एक ही उत्तर से।
तो इनमें से तीनों में से कुछ भी आए तो ये हम लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर कि भारत में 90 के दशक से ही गठबंधन सरकारें रही हैं। अब गठबंधन का मतलब क्या है? जब अलग अलग पार्टियां मिलकर किसी सरकार को बनाती हैं, मान लो एक किसी सरकार को बहुमत नहीं मिला, तो बहुमत नहीं मिला तो वो दूसरी पार्टियों से मिलाकर बहुमत इकट्ठा कर सकती हैं और सरकार बना सकती हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि पुराना समझौता चलता आ रहा है, एक सरकार को बहुमत भी मिल गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो छोटे समूह हैं, जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको शामिल कर लेती हैं सरकार में, ताकि उनका जो विरोध है वो कम हो जाए। तो किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण कई पार्टियों को मिलाकर सरकार चलानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में 1999 से 2004 तक श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और 2004 से 14 तक श्री मनमोहन जी के नेतृत्व में गठबंधन सरकारें बनी हैं। आज भी श्री मोदी जी की सरकार कई पार्टियों को मिलाकर बनी है। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में निम्नलिखित कारण दिए जा सकते हैं। जैसे कि अब 2019 में जो सरकार बनी तो बीजेपी की उसमें बहुमत था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दूसरी जो छोटी पार्टियां थी उसको साथ में रखा, क्योंकि उनसे उनका पुराना गठबंधन चला आ रहा था और उन्होंने साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था। या इसका ये भी फायदा हो जाता है कि सरकार का जो विरोध है वो कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर पार्टियां उसके साथ मिल जाती हैं। तो इसका युक्तिपरक जो पहलू है, युक्तिपरक का मतलब क्या है? किसी पहलू के लाभ और हानि। जब हम लाभ और हानियों की तुलना करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हाँ भाई इसके लाभ ज़्यादा हैं, ये ठीक है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं युक्तिपरक, कि हमारी बुद्धि ने ऐसा बताया है। पहला, सत्ता की साझेदारी बहुत सी सामाजिक विभिन्नताओं, भाषीय, जातीय, धार्मिक आदि वाले देशों में सामाजिक समूहों के संघर्ष में अवसर कम करते हैं। यानी कि इनके बीच में जो अलग अलग समुदाय हैं उनके बीच में टकराव को कम करती है अगर सत्ता की साझेदारी होगी तो। जैसे भारत है, भारत में बहुत से धर्म पाए जाते हैं, बहुत सी जातियां पाई जाती हैं, बहुत से वर्ग पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी, लोगों का सत्ता में जो हिस्सेदारी है, भागीदारी है, उसको सुनिश्चित अगर नहीं किया जाएगा तो हमारे देश में टकराव की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा, सत्ता के बंटवारे से लोगों में अपनेपन तथा विश्वास की भावना का विकास होता है तथा आपसी तनाव कम होता है। अब उनको लगेगा कि हाँ भाई ये सरकार तो मेरी है, उनको ये नहीं लगेगा कि सरकार किसी और की है। इससे देश में राजनीतिक स्थिरता पैदा होती है। जब उनके बीच में कोई टकराव नहीं होगा तो राजनीति स्थिरता की तरफ जाएगी, ठीक है, आराम से इलेक्शन होंगे, सरकार अपना टाइम निकालेगी, ठीक है, उसमें बीच में खींचातान नहीं होगी। इससे देश में हिंसा और अलगाववाद पर रोक लगती है। प्रतिकूल भावनाओं के उदाहरण हम श्रीलंका में तमिलों तथा सिंहलियों के बीच टकराव के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि तमिलों को दबाने की कोशिश की गई थी सिंहलियों के द्वारा, इसलिए वहाँ पर हिंसा और अलगाववाद पैदा हुआ, आतंकवाद पैदा हुआ। पांचवा, विभिन्न विचारों वाली राजनीतिक दलों का राष्ट्रीय सेवा में पूरा लाभ उठाया जाना चाहिए। अब जो अलग अलग राजनीतिक दल हैं वो अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, इसलिए अलग अलग विचारधाराओं का प्रयोग किया जाना चाहिए देश के विकास की यात्रा में। अब आगे है दूसरा जो इसका नैतिक का मतलब क्या होता है कि वो जो विचार है वो अपने आप में इतना सही है कि उसके लाभ और हानि हम आपस में तुलना उसकी नहीं करते, हम देखते ही नहीं कि उसका क्या लाभ है क्या हानि है। वो विचार अपने आप में इतना सही है कि उसको अपनाया जाना ठीक है। जैसे कि मान लो जो सच बोलना है, अब जो सच बोलना है वो अपने आप में ठीक है, उसके लाभ और हानियों की तुलना नहीं हम करते जब हम कहते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से नैतिक के सत्ता की जो साझेदारी है वो अपने आप में इतना सही विचार है, अपने आप में उसका इतना महत्व है कि उसकी हम लाभ और हानियों की बात नहीं कर रहे। पहला, चुनाव में स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण पुनः यानी कि अंतर्भूत महत्व को बताने वाला विचार क्या होता है? नैतिक। पुनः चुनाव कराना जनता पर एक बोझ। मान लो किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला,
अब अगर वो सत्ता की साझेदारी या गठबंधन सरकार नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, लोगों के ऊपर एक बोझ पड़ेगा। चुनाव करवाना बहुत पैसा लगता है ना, बहुत समय भी बर्बाद होता है, बहुत संसाधन लगते हैं सरकार के। तो ये बिना बात के देश के ऊपर, देश की जनता के ऊपर बोझ बढ़ाना होगा। इसलिए सत्ता की जो साझेदारी है उसके आधार पर सरकार बनानी अति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट, यह एक सच्चे लोकतंत्र की आत्मा है। जैसे कि पहले भी बताया था कि अगर इसको निकाल दिया जाए तो लोकतंत्र का अपने आप में कोई मायने नहीं रह जाता। सरकार तो चलेगी, ठीक है ना, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर सरकारें चलती हैं, लेकिन उसमें क्या है कि एक समूह की ज़्यादा चलती है, दूसरे समूह को दबाने की कोशिश की जाती है, तो वो उसको हम लोकतंत्र नहीं कहेंगे। तो अगर ये सत्ता की साझेदारी निकल गई तो लोकतंत्र मृत हो जाएगा, उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो इस प्रकार ये हमारा जो इस चैप्टर के लघु उत्तरात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक है वो समाप्त होते हैं। 2 पार्ट्स में ये कवर कर दिए गए हैं। इसकी जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड करके इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, और तीसरे पार्ट में इसके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करवाए जाएंगे। धन्यवाद।